in the last few classes, we have been doing the chapter international businesses, and we have already completed all the procedures related to export business. Now we are moving towards the last sector, that is import business. मतलब export और import हमारे दो हैं. उसके बाद definitely we have some areas जैसे just for what you call as major documents जो आपको requirement होंगी वो. These you need to learn as a part of your syllabus, right? So I'm sharing the screen. You all had learned what is export business. यानी कि जब हमारे यहाँ से सामान हम बेचते हैं, when we are sending the goods, when we are selling to some overseas buyer, तो हमारा क्या प्रोसीजर है. तो एनीवे इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट. व्हेन वी आर इंपोर्टिंग समथिंग, देन वी नीड टू गो फॉर दोज प्रोसीजर्स एज एन इंपोर्टर. तो import procedure जो है, import trade refers to the purchase of goods from foreign country. and जैसे इंडिया है, जैसे अब हमसे जो खरीद रहा है, हमारा जो उनके साथ रिलेशन होगा, दैट वुड बी डिफरेंट. देर आर सर्टेन एरियाज थ्रू विच वी एंटर इनटू दिस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है. तो वहां पर यू वुड बी नोइंग दैट व्हेन यू आर डूइंग द बिजनेस विद एक्स कंट्री, तो व्हाट आर द formalities. Maybe कुछ countries के लिए the formalities may be bit lengthier. For some you may be having relaxation. तो that is what import में भी होता है. Now when we are importing, तो definitely हमारा जो मतलब कि procedure है, that would be depending upon the country's import and custom policies and other statutory requirements. Statutory मतलब जो legal requirements होते हैं. As I said that before 1990s we used to have a strict, what we say, restrictions on import, and only certain things were easily imported. बाकियों के लिए the legal requirement, procedure or the custom duties were too high. But उसके बाद after what we call as LPG, जो liberalization policy के बाद these eased out. फिर भी there are certain areas, there are certain countries जिनके साथ हमारी policies हो सकता है थोड़ा, क्योंकि उनकी country के ऊपर है. नाउ द वेरी फर्स्ट, अगर आपको अब आपके दिमाग में ये चीज रहनी है कि हम दूसरों से सामान मंगवाएंगे. तो जब आप सामान मंगवाओगे तो सबसे पहले यू विल बी स्क्रॉलिंग अक्रॉस द ग्लोबल सप्लायर्स. आप ग्लोबल सप्लायर्स को देखोगे, उसके अंदर यू विल ट्राई टू फाइंड कि कौन सी कंट्री में कौन सा इंसान वो सामान जो है मतलब कि एट द लोएस्ट कॉस्ट आपको देता है. So the first thing that you would be doing is to gather the information from the person, from the countries which are exporting the given. And uske liye you can go through the directories. Aajkal you can go through the Google, trade organizations. Uske baad you will be sending the trade inquiry. मतलब आप उनके ट्रेड इंक्वायरी को सेंड करोगे, यानी कि व्हाट विल बी द क्वालिटी, व्हाट वुड बी द स्पेसिफिकेशंस, व्हाट वुड बी द प्राइस, टर्म्स, सब कुछ आपके में आएगा, विच विल बी अ रिटर्न रिक्वेस्ट. क्योंकि व्हेन यू आर पुटिंग द डॉक्यूमेंट्स यू नीड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. वंस यू हैव रिसीव्ड अ ट्रेड इंक्वायरी, मतलब आपको पता लग गया कि कौन है, मतलब जो एक्सपोर्टर है, ही वुड बी सेंडिंग यू द कोटेशन, वो आपको कोटेशन भेजेगा, यानी कि द स्पेसिफिकेशंस ऑफ व्हाट ही और शी इज गोइंग टू एक्सपोर्ट. एंड उसके बाद आप जो हो उस कोटेशन को हम बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जिसके अंदर ये सारे के सारे आपके जो डिटेल्स हैं दैट वुड बी देयर.
यानी कि क्वालिटी, ग्रेड, डिजाइन, टर्म्स एंड कंडीशंस, कैसे आपके पास आएगा, एवरीथिंग। अब आपने उनमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया एंड यू हैव फाइनलाइज कि किससे आपने सामान, किस कंट्री से, किस एरिया से। देखिए, इंडिया के अंदर फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर, फ्रॉम सॉरी कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड यहाँ हमारा सेम है, लेकिन इन अदर कंट्रीज देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन सर्टेन स्टेट्स। इफ यू गो टू इवन कनाडा यू हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि आपके अलग अलग आपके प्रोविंसेस हैं। सो दैट डिपेंड्स आप कहां से ला रहे हो। then you would get the import license. अगर आपका already you have been there, then you can मतलब use it. Otherwise the first time user has to apply for EXIM policy, यानी कि EXIM मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो पॉलिसी है वो आपको ढूंढना है। उसके बाद यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड क्या वो सामान आप लाइसेंस, आपको लाइसेंस मिलेगा। then only those goods which can be imported वही हम जो है import कर सकते हैं। there are certain restrictions on certain products that is to promote Indian producers। इंडिया के प्रोड्यूसर्स को encourage करने के लिए कुछ जगहों पर import अलाउ नहीं करते हैं। So first of all we have to, then we need to get ourselves registered, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, DGFT या फिर रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और आपको जैसे वहां IEC मिला था, द सेम थिंग जहां पर भी यू आर डूइंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बिकॉज देयर माइट बी सम पीपल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही करते हैं। अगर आपका सिर्फ इंपोर्ट का काम है, इंपोर्ट करके आप, जैसे मशीनरियां होती हैं, लोग इंपोर्ट करते हैं उसके बाद दे यूज इट, या फिर इंपोर्ट करके सेल आउट करते हैं। तो अगर आपका काम इंपोर्ट करके सेल आउट करना है, देन यू नीड टू गो थ्रू दीज प्रोसीजर्स। वंस यू हैव गॉट, अब वो जो थर्ड स्टेप था ना, टू फाइंड आउट द इंपोर्टर्स, मतलब कि वो उनका गारंटी, वो एक्सपोर्टर करेगा, हमें नहीं करना है। अब हमें सामान मंगवाना है, तो सिंस द सप्लायर इन दिस विल बी रिसाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री, तो उसकी करेंसी में ही हमें पेमेंट करनी पड़ती है। और उसके लिए वी हैव सर्टेन रूल्स जिसको हम लोग जो है मतलब फेरा रूल्स के अंदर लेकर आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर लेकर आते हैं। एंड वी नीड टू गो थ्रू दोस मतलब की रूल्स एंड रेगुलेशंस, अदरवाइज आपका जो सामान है वो कस्टम्स के अंदर जब्त हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट अ सैंक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज। मतलब इवन हम टूरिज्म के लिए भी देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कि आप उससे ज्यादा नहीं कैरी कर सकते हो। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली यू नीड टू गो थ्रू। देन आप RBI से ले लोगे अपना सैंक्शन लेटर। उसके बाद यू वुड बी, आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग, यू वुड बी अलाउड टू सैंक्शन द नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज। वो कैसे होता है? ईदर यू कैन गो टू द एक्सचेंज काउंटर्स, जैसे एक्सचेंज काउंटर्स होते, या फिर आप अपने बैंक को ही उनकी करेंसी में पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोल सकते हो, जो आजकल बहुत ही इजी है। पहले तो ये होता था कि हम अपने बैंक से ड्रॉ करके वी यूज टू गो टू द एक्सचेंज एरियाज, बट नाउ इवन एक मतलब कि बैंक्स आर प्रोवाइडिंग दिस। द ओनली डिफरेंस इज जो आपके एक्सचेंजेस होते हैं दे आर बिट चीप, और जो बैंक्स चार्ज करते हैं वो थोड़ा सा हाई होता है। तो दैट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको रूट आउट करोगे, व्हाट इज योर डीलिंग विद द सप्लायर इन सबको। अब आपके पास पैसा आ गया, यानी कि मतलब सैंक्शन लेटर आ गया, नाउ यू वुड बी प्लेसिंग द ऑर्डर। और ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेंट। द अदर नेम फॉर ऑर्डर इज इंडेंट। अब आप उनको जो भी आपने सामान मंगवाना है, द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, उसका ग्रेड, क्वांटिटी, साइज, मतलब दैट डिपेंड्स। जूते मंगवाओगे तो साइज होगा, लेकिन अगर खाने पीने की चीज है तो ग्रेडिंग होगी। तो दैट डिपेंड्स
कि what material you are going to import, what will be the specifications of the quality, what, how you would like it to be packed, shipped, आपका कैसे रहेगा, डिलीवरी आप कैसे चाहते हो, इंश्योरेंस कौन पे करेगा, मोड ऑफ पेमेंट कैसा रहेगा, ये सारे के सारे आपको जो है यू हैव टू मेंशन इन योर ऑर्डर, यानी कि इंडेंट। और एल्स अगर आप नहीं करते हो तो what will happen is it can lead to मतलब कि ambiguity, यानी कि confusion। ambiguity का मतलब क्या होता है, confusion। और अगर confusion रहेगा तो हो सकता है कि आपको जो है सामान ना मिले। अब आपको नेक्स्ट जाना है LOC obtain करने, क्योंकि आपको देना पड़ेगा ना उसको, you have to give। If the payment terms agreed between the exporter and importer is a LOC, then you have to get it from bank, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज। LOC क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि दिस इज अ गारंटी दैट योर बैंक इज गिविंग कि भाई अगर ये पेमेंट मतलब कि इतने अमाउंट तक का पेमेंट बैंक आपको ऑनर कर देगा। एंड मोर और लेस, और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स दे गो फॉर द LOCs, क्योंकि वो बैंक बीच में है, तो बैंक इज एन ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन, इसीलिए दे मतलब कि पीपल प्रिफर LOC। फिर अब आपको जो है सामान लाने के लिए आपको पैसा वो करना, फॉरेन एक्सचेंज के लिए आपने सिर्फ सैंक्शन लिया है, यू हैव ओनली टेकन द सैंक्शन फॉर द नेसेसरी। अब आपको फाइनेंस जो है अरेंज करना है। इट डिपेंड्स ऑन, इट मे बी यू आर हैविंग ऑलरेडी, यू आर हैविंग द मनी बिकॉज यू नीड टू पे सम एडवांस। अगर आपको मतलब कि आपके पास ऑलरेडी है तो यू आर गोइंग टू यूज इट। अगर आपको ऑब्टेन करना है, यू वांट टू टेक इट एज अ क्रेडिट, देन यू हैव टू अप्लाई टू द रिक्वायर्ड अथॉरिटी, क्योंकि अगर आप एडवांस नहीं देते हो तो पेनाल्टी हो सकती है, अगर आप कोर्ट में बाद में जो है इट मे नॉट बी क्लियर, तो फॉर दैट यू नीड दैट। अब आपकी तरफ से आप तैयार हो गए, अब उनका काम, सेवेंथ इज देयर वर्क। सेवेंथ इज देयर वर्क मतलब वहां से आपका सामान, हमने लास्ट में पढ़ा था शिपमेंट बिल, शिपमेंट एडवाइस, बिल ऑफ लेडिंग पढ़ा था ना हमने, वो सारा कुछ वहां से आपका डिस्पैच होगा और आपके पास आएगा वो शिपमेंट का एडवाइस, यानी गुड्स इस वेसल में, इस शिप में चढ़ चुका है, इस डेट को इस वेसल के अंदर, इस बर्थ नंबर उसमें ये मार्क रखा हुआ है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन, दिस इज द क्वांटिटी, कैसा मतलब कि और किस दिन किस पोर्ट से वेसल निकलेगा, किस पोर्ट में वो पहुंचेगा, एवरीथिंग यू विल बी रिसीविंग। अब यहां तक the procedures are very easy. Yes, ships have berth too. I explained it in the export also. What happens is in the ship we have मतलब कि शिप में हमारे दो तरीके के शिप होते हैं। One ship will be the, it's not a boat, it is a ship please. One will be which is comprising of the पैसेंजर्स, और जैसे हमारे एरोप्लेन में नीचे कार्गो होता है वैसे शिप में आपका कार्गो होता है, और दूसरा आपका ओनली एंड ओनली आपके कार्गोज होते हैं। तो ये जो कार्गोज होते हैं ना, दे लुक लाइक, अगर आप अंदर से देखोगे ना, दे वुड लुक लाइक अ आपको जो है स्टोरेज हाउस की तरह दिखेंगे, एंड इनसाइड देम ऐसे आपके जो है ऐसा बना हुआ होगा, एंड देयर वुड बी बर्थ अलॉटेड, and there would be different sections, like for example some of the items are perishable, उनको फ्रिज में यानी कि रेफ्रिजरेटर के थ्रू भेजना पड़ता है, some of them need some else मतलब कि, तो उसके अकॉर्डिंग वो बर्थ बने हुए होते हैं, एंड देन दोज बर्थ में से हमको जो अलॉट हुआ है वो हम लोग को, क्योंकि बर्थ का मतलब इज दैट स्पेस,
that space where your goods will be kept, and that's a proper cabin. That's a proper cabin. So it is very important. एंड ये जो केबिन्स अगर होते हैं ना, ये इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं. दैट्स अ वेरी मतलब अभी yesterday only my daughter was telling me, रात को ही बात हो रही थी इनफैक्ट. शी वाज मतलब उनका जाना है शिपमेंट. किस चीज का जाना आई डोंट नो. इट वाज समथिंग लाइक दिवाली. दिवाली का जाना है, मतलब नेक्स्ट दिवाली. आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट दिवाली. तो उनको शिपमेंट में वेसल ही नहीं मिला. वेसल में वो बर्थ नहीं मिला. नाउ दे हैव टू वेट फॉर 1 more week, क्योंकि वो शिप जो है उनके भी टाइम होते हैं. शिप टेक्स लॉन्ग, मतलब कि लॉट ऑफ टाइम. तो देर आर मतलब कि कार्गो शिप्स होती हैं, बट उनके भी अपने एक जाने के पोर्ट्स के अपने टाइम होते हैं. सो नाउ दे आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन टू बी अलॉटेड. बर्थ होते हैं. तो वहां से आपके पास सब कुछ आ गया. अब रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स. रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स मतलब कि आपको हैविंग शिप्ड द गुड्स, द ओवरसीज सप्लायर प्रिपेयर्स द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. आपने कल पढ़ा था वो जो 5 कॉपीज हमारी होती हैं, जिसके अंदर आपका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, और उसके बाद वो अपने बैंकर को देगा, जो हमारे बैंकर के पास इन चीजों को पहुंचाएगा. एंड इफ यू रिमेंबर देयर वाज वन, मतलब कि वो हमने पढ़ा था कल की पेमेंट वाला, साइट ड्राफ्ट एंड यूजेंस ड्राफ्ट. साइट मतलब डॉक्यूमेंट, पैसा दो डॉक्यूमेंट लो. एंड यूजेंस होता है व्हेन आपको टाइम मिलता है, विद इन इतना पीरियड आप पैसा जमा कर सकते हो. सो दैट वुड ऑल बी देयर एज पर व्हाट यू हैव. टर्म्स एंड कंडीशंस आपके क्या मतलब की हुए हैं. The set of documents contain bill of exchange, that is letter of credit. Letter of credit को ही हम bill of exchange मानते हैं, because letter of credit होता है आप क्रेडिट पे ले रहे हो, बैंक ऑनर कर रहा है, and then on the given date and time we would be honoring the bank. कमर्शियल इनवॉइस यानी कि जो बिल है जिसमें पूरे डिटेल्स हैं पैसा देने का. बिल ऑफ लेडिंग यानी कि लोड करने का, जो बिल लोड करने के बाद जो एविडेंस है वो. पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि एक्सपोर्टर तैयार करेगा, वो सब आपके पास आएगा. The bill of exchange accompanying the above document is called documentary bill of exchange. Documentary matlab it also comprises of all the documents. And as we have already done, one will be the site draft, यानी कि आप साइन करके दोगे, पैसा दोगे, and immediately you will get the document. And second one is the usance draft, यानी कि आपको टाइम मिलेगा 2 महीने 3 महीने depending, and then you would be giving the payment. In case of the site draft, the drawer instructs the bank to hand over the relevant document. Drawer यहाँ पर exporter है. यहाँ पर जो ड्रॉयर है ही इज द एक्सपोर्टर. तो वो एक्सपोर्टर जो है वो हमें मतलब कि अपने बैंक को बोलेगा कि आप इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स तभी दोगे जब वो पैसा देगा. टू हैंड ओवर द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द इंपोर्टर्स अगेंस्ट पेमेंट. बट इन केस ऑफ यूजेंस ड्राफ्ट, ही instructs the bank to hand over the relevant documents against the acceptance of bill of exchange. The acceptance of bill of exchange for purpose of getting delivery is called retirement of import documents. Once it is retired, आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाता है, यानी कि आप सामान ले सकते हो एंड पैसा ओवर द पीरियड 3 months जो भी आपको टाइम मिला है आप दे सकते हो. एंड फॉर दैट योर बैंक स्टैंड्स एज अ गारंटी. इट स्टैंड्स एज अ श्योरिटी. नाउ ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स. अभी तक आपका जो सामान था वो शिप में था. अब आपका सामान जो है अराइव होगा. यहां आप लोगों का जो है, यू हैव टू पे मोर अटेंशन टूवर्ड्स दीज
मतलब कि प्रोसीजर्स ओनली, क्योंकि बाकी सारे आपके लिए बड़े इजी हैं। जब आपका पोर्ट में अराइव हो गया, गुड्स आर शिप्ड बाय द ओवरसीज सप्लायर, the person in charge of the courier informs the officer in charge at the dock or airport, यानी कि जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो आपके यहाँ पर, मतलब जिस पोर्ट में आपने सामान मंगवाया है, से आपका दिल्ली में बिजनेस है और आपने जो है कांडला पोर्ट में मंगवा रखा है, तो जो शिप वाला होगा, शिप का जो कैप्टन होगा, वो कांडला पोर्ट के मतलब कि वहां पर ऑफिस इंचार्ज को बताएगा that these goods have come. He provides the document called import general manifest, यानी कि जो हमने वहां पर मेट रिसीप्ट था, मेट रिसीप्ट होता है कैप्टन को जो रिसीप्ट मिलता है कि ये सामान चढ़ेगा। अब जब वो उतारेगा तो ही वुड बी गिविंग इंपोर्ट मैनिफेस्ट। This is the document on the basis of which uploading of cargo takes place. मतलब उसमें वो सामान का पूरा स्पेसिफिकेशन, पूरे डिटेल्स होंगे। अब आपका सामान डॉक पर उतर गया, अब आपको जाना है कस्टम्स में क्लियर करवाना है, which is a very long procedure once again. For this, you may even go for a C&F agent, clearing and forwarding agent, या फिर आपकी कंपनी ऑलरेडी इन चीजों से वाकिफ है तो यू कैन गो थ्रू द, मतलब आप रेलेवेंट पर्सन को अपॉइंट करके वो भी काम कर सकता है। All the goods imported into India have to pass through customs clearance after they cross the Indian borders. Now, customs clearance is somewhat a tedious process and calls for completing a number of formalities. Tedious मतलब very tiresome, very hard. बहुत सचमुच में ही कस्टम्स वाले जो है ना वो नाकों चने चबाते हैं ना, वो वाला हाल करते हैं। So if you want, you can appoint a C&F agent who are well versed with such formalities and they can get the goods custom, क्योंकि उनके पास they have the what you call as sources होते हैं। Firstly, अगर आप खुद करते हो, the importer has to obtain a delivery order, which is otherwise known as endorsement of delivery. यानी कि generally when the ship arrives, the importer obtains the endorsement on the back of the bill of lading. जो बिल ऑफ lading आपके पास थ्रू बैंक आपके पास जो डॉक्यूमेंट आया है उस पर, this endorsement is done by the concerned shipping company. In some cases, instead of endorsing, the shipping company issues a delivery order. मतलब उसका मतलब सेम है, डिलीवरी ऑर्डर या फिर आपका एंडोर्समेंट दोनों एक ही है। शिपिंग कंपनी लिख कर देगा, बिल ऑफ लेडिंग था वहां से चढ़ गया, अब उतरना है, तो शिपिंग कंपनी उसका आपको जो है एक एविडेंस देगा कि आप उस गुड्स को ले सकते हो, बट किस शर्त पर? If the exporter has not paid the freight charges, then you have to pay. याद होगा आप लोगों को जब हमने मैरीन इंश्योरेंस पढ़ा था तो उसके अंदर वी हैड 3 काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस, कार्गो, कंप्लीट शिप एंड तीसरा हमारा था फ्रीट इंश्योरेंस। ये जो फ्रीट इंश्योरेंस है यहीं पर आता है, अगर एक्सपोर्टर फ्रेट नहीं देता है और उस बीच शिप डूब जाता है या शिप को कोई नुकसान पहुंच जाता है, देन द इंश्योरेंस कंपनी वो फ्रेट को देती है। तो दिस इज वेयर द फ्रीट इंश्योरेंस वर्क्स आउट। तो अब आपके यहाँ पर आपके पोर्ट में, इंपोर्टर के पोर्ट में, अब हम इंडियंस हैं तो हमारे यहाँ पर हमने जिस पोर्ट में उस सामान को मंगवाया है वहां पर उस शिपिंग कंपनी का यहाँ पर एक काउंटर होगा। जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन के अंदर सारे के सारे जितने भी एयरलाइंस होते हैं उनके काउंटर्स होते हैं, वैसे ही उस शिपिंग कंपनी का यहाँ काउंटर होगा। तो वो ऑफिस जो है दे वुड बी गिविंग यू द डिलीवरी ऑर्डर, यानी कि आप डिलीवरी ले सकते हो।
The importer also has to pay dock dues and obtain port trust dues receipt, क्योंकि डॉक में आपका सामान रखा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अलग किस्म की प्रॉब्लम होती है। For this, the importer has to submit लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस, ये एक मतलब काउंटर है, वहां पर जाकर आपको एप्लीकेशन टू इंपोर्ट फॉर्म के अंदर ये सारा आपको सामान लिखना पड़ता कि क्या सामान आपके पास आया है। और जब तक वो सामान डॉक में है, जब तक वो कस्टम से क्लियर होकर आपके पास नहीं आया, वो डॉक में ही रहेगा। उसके लिए यू हैव टू आल्सो पे सम डॉक ड्यूज। The Land and Shipping Dues Office levies the charge for services of dock authorities, which has to be borne by the importer. After payment of dock charges, the importer is given one copy of application as receipt, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट रिसीट ड्यू, मतलब आपने पोर्ट में जो आपका ड्यूज था उसको आपने क्लियर कर दिया। अब अगला बिल ऑफ एंट्री, यानी आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इफ यू हैव अपॉइंटेड द C&F एजेंट तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ कर देगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया है, देन यू हैव टू आल्सो फिल द नेक्स्ट वन, दैट इज द बिल ऑफ एंट्री, जिसमें आपका जो सामान आया उस पर कितना कस्टम्स लगेगा वो एसेस होगा। देन यू हैव टू पे द ड्यूटी इफ यू नीड टू। याद हो हम लोगों ने एक प्रोसीजर पढ़ा था कि कुछ चीजों में अगर हम एक पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि हमें ड्यूटीज ना मिले, ड्यूटीज ना देना पड़े, या फिर हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, यानी वो पैसा हमें वापस मिल जाता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम विच कंट्री एंड विच प्रोडक्ट यू आर इंपोर्टिंग। अब आपने वो भी दे दिया, आपके पास वो रसीद भी आ गया। दिस विल बी मार्क्ड बाय द सुपरिटेंडेंट एग्जामिनर, उसको फिजिकली देखेगा कहीं कोई गलत सामान तो नहीं आया है। he or she will give his assent and then आप पोर्ट अथॉरिटी में देने के बाद आपका सामान रिलीज होता है। आपको पता है अगर बाय चांस आप अपना सामान ये सब नहीं देते हो, एंड देर आर सम टाइम ऑल्सो, कुछ टाइम बाउंड होता है, अगर आपने वो टाइम बाउंड के अंदर उस सामान को नहीं लिया ना, तो देन द कस्टम्स हैव द कंप्लीट राइट टू seize those goods and sell out. I think some of the boys might be knowing, I don't know about girls, but for the boys I think you must be knowing there are some custom shops, देर आर सम कस्टम शॉप जहां पे आपको जो मतलब कि सामान होता है वो क्वाइट सस्ते में मिलता है, राइट? मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बाइंग अ प्यूमा, और मतलब उसको अगर आप 1000 में मतलब कि 5000 में खरीदो, यू विल बी गेटिंग इट फॉर 2000 2500 लाइकवाइज, इफ यू हैव सीन इट। हम जहां पर मेरा इंस्टीट्यूट था इन दिलशाद कॉलोनी E14, उसके एकदम साथ में वो इम्पोर्ट वाला करता था, मतलब ही वॉज वेरी नोन टू अस, जो भी उसका नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है। तो ही यूज टू गो टू द कस्टम्स एंड एवरी फ्राइडे 15 डेज में एक बार वो जाता था, जब भी शिप अराइव होगा उसके बाद उनके पास आ जाता था कि भाई उन्होंने ड्यूटी पे नहीं किया, उनको टाइम दिया जाता 3 डेज 4 डेज 5 डेज, उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया तो दोज आइटम्स आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट, ताकि वो लोग अपने ड्यूज को क्लियर करें। तो दीज आइटम्स जो है वो मार्केट में आते हैं कस्टम सीज्ड करके, कस्टम्स मतलब की शॉप करके होता है। सो देर आर नंबर ऑफ आइटम्स, मोस्टली ये जो है आपके गारमेंट्स, शूज, लिकर एंड देन ऐसे गुड्स आपके जो है वो ज्यादा होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इफ यू हैव सीन, इट वाज देयर इन दिस दिलशाद कॉलोनी, इट वाज देयर द कस्टम शॉप करके, so that is how they get it. So if you are going in the market buying the same product, you may be paying double, but there you might be getting it at a cheaper rate. तो इस तरीके से अगर आप अपना सामान नहीं उठाते हो, if you are not paying the dues, then maybe you have to pay the, मतलब बाद में आपको पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है, and within that given time आपने नहीं लिया,
the custom can seize. In the export procedure, as you know, there were 17 because it has other, मतलब कि उसके इसमें आधी जो चीजें हैं वो एक्सपोर्टर की तरफ जाती हैं. तो इन द इम्पोर्ट प्रोसीजर सबसे पहले हमारा था दैट वी वुड बी फाइंडिंग आउट हु और विच कंट्री एक्सपोर्ट द गुड्स विच वी रिक्वायर, जिसको हम कहते हैं, फिर हम अपनी ट्रेड इंक्वायरी उनके पास देते हैं. वंस वी हैव फाइनलाइज कि हमें किस कंट्री और किस जगह से लेनी है, वी गेट द import license. Then we also need to arrange for the foreign exchange which would be needed to pay to that person. फिर हम उस एक्सपोर्टर को अपना ऑर्डर पे मतलब कि देते हैं. उसके बाद एलओसी अपने बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसको obtain करते हैं in case it is required. Then we arrange for the finance which we need to pay. And then we would go for the receipt of shipment advice जो हमें वहां से मिलेगा when the exporter has boarded the items on the ship. तो वो हमें पूरे डिटेल्स भेजेगा कि हमारा सामान किससे आ रहा है. फिर हमें अपनी तरफ से we have to make the arrangement to get those items, all the documents cleared. तो हमें पोर्ट में कुछ मतलब कि प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है. And then once we have cleared, then we would go to the customs. वहां पर again we have to go for certain different procedures. पहले हमें जो है डिलीवरी ऑर्डर लेना पड़ेगा फ्रॉम द प्लेस कि भाई आप अपना सामान ले सकते हो. उसके बाद यू हैव टू पे द डॉक ड्यूज टू द पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी. उसके बाद आपको तीसरा बिल ऑफ एंट्री लेना पड़ेगा जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई किया जाएगा. उसके बाद आपके फिजिकली आपके सामान को भी वेरीफाई किया जाएगा. एंड देन जिस तरीके से आपका बिल मतलब कि गेट से अंदर आने के लिए परमिशन दिया गया था, वैसे ही वहां से आपको पोर्ट से बाहर जाने के लिए भी रिलीज ऑर्डर आपको मिलेगा. Once all these things are done, then your goods can be transported to your area. Some of the companies they have their own C&F agents अपने आप पर उन्होंने रखे हुए हैं. कई जो है दे आउटसोर्स इट टू द C&F, पर्टिकुलरली जो कंपनीज इसको डील करती हैं उनको कर देते हैं. उसका फायदा ये होता है कि मतलब कि इट इज ऑल हेजल फ्री, किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती. इन केस दे हैव एनी प्रॉब्लम दे सॉल्व इट ऑन देयर ओन. So that is how it is done. So now let us come to the last one, that is what are the documents. ये जो documents हैं class 11, ये आपके जो हैं they are very important. ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि these come either as one marker question, match the column, or it may be write a short note आपके पास में आ सकते. तो ट्रेड इंक्वायरी वर्ड लिखा हुआ है इंक्वायरी, तो आप उसको वहीं से आप दिमाग लगा सकते हो दैट इट इज द इंक्वायरी दैट we an importer makes to the exporter regarding the goods. Pro forma invoice is the one that documents that contains details कि आपने कौन सा सामान मंगवाया है, what will be the terms and conditions, what will be the date, मतलब likewise सब कुछ. फिर जो आप ऑर्डर देते हो, जो आप ऑर्डर देते हो, that is what you want exactly. What will be the, see what is the difference between pro forma invoice and import order. Pro forma होता है जो वहां से आपके पास आएगा, ये तो आपने इंक्वायरी भेजी उनको, अब वो आपको भेजेगा दिस इज हम ये गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ये हमारा मतलब की वेट रहता है, ये हमारी स्पेसिफिकेशंस रहती हैं, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे. दीज विल बी थिंग दैट वुड बी सेंड बाय देम. देन जो आप ऑर्डर भेजोगे उसको हम बोलते हैं इंडेंट, और इंडेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में सेम रहता है. यानी कि हम जो उनको भेज रहे हैं, हम जो उनको ऑर्डर दे रहे हैं. देन
LOC that an importer gets from, it's a guarantee from the bank. It's a guarantee कि ये जो इतना amount है that would be honored by the bank to the exporter. Then shipment advice, वहां हमने shipping bill, शिपिंग वो बढ़ाते हैं, यहाँ पर हमारा शिपिंग एडवाइस, यानी कि एक्सपोर्टर जो हमें भेजेगा, जिसके अंदर आपके किस इनवॉइस नंबर, किस दिन, कौन सा बर्थ, कौन सा आपका जो है मतलब कि वेसल, उन सबको कहाँ से वो चढ़ा है एंड किस पोर्ट पे वो उतरेगा, वो सब कुछ. इन केस यू आर सेंडिंग, मतलब कि इट इज सेंड थ्रू एयर, तो देन आपका एयरवे बिल रहता. फिर बिल ऑफ लेडिंग, ये लोडिंग का है जो आपके उसी में आएगा. देन एयरवे बिल आपका है इफ द गुड्स आर सेंट थ्रू द एयर, सम ऑफ द गुड्स कैन बी देयर. बिल ऑफ एंट्री इज आपका जो सामान है. बिल ऑफ एंट्री इज अ फॉर्म सप्लाइड बाय द कस्टम ऑफिस टू द इंपोर्टर. इट इज टू बी फिल्ड जब आप रिसीव करते हो, यानी कि आपका बाहर निकालने का, दिस इज हाउ, मतलब व्हाट यू कैन से द परमिशन, एंड दिस यू हैव टू सबमिट विद द कस्टम्स ऑफिस. इट वुड बी गेटिंग योर नेम, योर कंपनीज नेम, कौन से शिप से आया, कितने पैकेजेस हैं, उसमें क्या मार्किंग थी, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग. देन बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी डन. A return instrument whereby the person issuing the instrument directs other party to pay a specified amount to a certain person or bearer, जो हम बैंक्स के थ्रू करते हैं, एंड नॉर्मली हम इसको कमर्शियल बिल का नाम भी देते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एज कमर्शियल बिल because it's not only used in export import, this instrument is used in many other business also. In the context of export import, bill of exchange is drawn by the exporter on the importer, asking the latter to pay a certain amount to certain person or bearer of this bill. The documents giving title to the export consignment are passed on to the importer only when he accepts containing the order written in bill of exchange. तो बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग यूज करते हैं इन मेनी, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेड में हम बिल ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं. एंड नॉर्मली इसको जो है बैंक्स ऑथराइज करती है, इसीलिए हम इसको कमर्शियल बिल का नाम भी देते हैं. बट बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जैक्टली हम यूज करते हैं इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सिंस इट इज ड्रॉन बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर थ्रू अ बैंक. साइट एंड यूजेंस ड्राफ्ट आप उसमें पढ़ चुके हो. साइट होता है एक हाथ लो, डॉक्यूमेंट्स लेना है, साइन करो, पैसा दो और डॉक्यूमेंट्स लो. एंड यूजेंस इज व्हेन देयर इज, यू आर गिवन सर्टेन टाइम, कि आपको उतने टाइम बाद, जब आप साइन करके लिखते हो दैट आप इतने टाइम के बाद यू विल बी मेकिंग द पेमेंट, या इतने टाइम के ड्यूरेशन में आप पेमेंट करने वाले हो. इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, यानी कि विच विल बी देयर एज एन अनलोडिंग के टाइम पर, यानी जो कैप्टन है वो इस चीज को देता है कि ये सामान नीचे उतर रहा है. जैसे बिल ऑफ लेडिंग चढ़ने के लिए होता है, मैनिफेस्ट उतरने के लिए होता है. डॉक चालान, the charges are to be paid when all the formalities of customs are completed. While paying the dock dues, the importer or his clearance agent specifies the amount of dock dues in चालान form, which is called as dock चालान. मतलब जो पेपर है उसका नाम होता है डॉक चालान, जिसपे वो हम पेमेंट देते हैं. दैट इज हाउ हमें डॉक क्लियरेंस, क्योंकि सामान आने के तुरंत बाद तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक ही दिन में उठा लिया, इट विल नेवर बी देयर. तो नॉर्मली इट टेक्स, जितने भी दिन आपके रहते हैं उतने दिन वो डॉक में रहता है. तो वो जो डॉक में रहता है, तो वी नीड टू पे सम अमाउंट फॉर दैट. एंड कभी कभी क्या होता है, अगर आप इमीडिएटली क्लियर नहीं कर पाते हो, विच इज राइट नाउ नॉट देयर इन द इन योर बुक, बट कभी कभी अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हो
एंड यू हैव आस्क्ड फॉर सम डेज, 2 दिन 3 दिन, मे बी आप दिल्ली में हो, आपका सामान गुजरात में आया है, आपको पहुंचने में टाइम लग रहा है, तो एट दैट पीरियड आपको जो है दे वुड बी गिविंग, देयर इज वन मोर फॉर्मेलिटी, वो आपको फिलअप करना पड़ता है, तब तक आपका सामान जो है वहां पर इट इज केप्ट. So in this manner, there are number of formalities that we have to go while we are exporting, and the similar while we are importing. Now, one portion which is not in the book, but still I want to take up here to make it better clear, कि ये जो हमने सामान सब कुछ पढ़ा है, whatever we have read here, everything which we have read here, these are all the procedures. But definitely ऐसा भी होता है कि many times there are certain ambiguity, there are certain conflicts, आपके bills में, आपके documents में कुछ miss हो सकता है, and there might be a dispute. And for that only, for the international trade, हमारा जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, अपार्ट फ्रॉम आई, मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल सिर्फ एक मतलब कि हमें लाइसेंस देता है, एंड दे एश्योर्स कि कोई प्रॉब्लम होगी तो दे वुड एस्केलेट, लेकिन जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द मेन अथॉरिटी दैट वी हैव इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस बात को एश्योर करता है कि इन केस देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, मतलब देयर आर सम कंट्रीज विच आर इट्स मेंबर, एंड राइट नाउ इट इज अराउंड 190 कंट्रीज. दे उससे फायदा ये होता है कि अगर हम WTO से रजिस्टर्ड हैं, एंड जिन भी कंट्रीज के बीच में हमारा ट्रेड चलता है, any dispute is there, World Trade Organization will take it. Secondly, they also have formulated some rules and regulations जिससे कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको फायदा मिलता है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ज्यादा फायदा, जो डेवलप्ड है उनको दूसरे तरीके का फायदा. सो दे मेक श्योर कि जो ये पॉलिसीज हैं दे आर बेनिफिटिंग टू ऑल दोज मेंबर कंट्रीज जो लोग इंटरनेशनल ट्रेड को कैरी करते हैं. अदरवाइज हर कंट्री अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएगी, बट अगर आप वर्ल्ड ट्रेड के थ्रू जा रहे हो तो देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी. सो इफ एनी डिस्प्यूट टेक्स प्लेस एट एनी पॉइंट, एक पॉइंट पर आकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, देन जो WTO है उनका एक मतलब डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्यूम है, जहां पर अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो जो हमारी ये प्रॉब्लम होती है उसको वो सॉल्व करते हैं. एंड दस इंटरनेशनल बिजनेस जो है इट टेक्स प्लेस एट अ वेरी वास्ट एंड हाई लेवल. देखिए बच्चा, हम रह रहे हैं 2023 में. If we talk about anything which was in 1940s, 1950s, even 1940s या 1950s में भी हमारे पास जो है we used to have many other areas. लेकिन तब क्या था, सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड अपने हिसाब से करती थी. देयर वर सम लिमिटेशंस, कौन सी कंट्री किसके साथ ट्रेड करना चाहती है. चाइना हैड क्लोज्ड इट्स डोर, जिसको क्लोज डोर पॉलिसी हम बोलते हैं, तो दे वर नॉट इन ट्रेड रिलेशंस विद एनी कंट्री. साउथ ईस्ट कंट्रीज में इतना आपका नहीं था, बट आफ्टर द पीरियड ऑफ लिबरलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड का जो है इट्स wings have opened. And as a student of business studies, आप लोग सब बिजनेस स्टडीज के हो, जरूरी नहीं है कि आप में से हर बच्चा बीकॉम करेगा. इट्स नॉट नेसेसरी. इफ यू आर गोइंग फॉर समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, टुमारो यू वांट टू सेट अप योर ओन बिजनेस, आप हो सकता है एक सोल से स्टार्ट करो, हो सकता है आप पार्टनरशिप से स्टार्ट करो, लेकिन कल को आप उसको स्केलिंग करके यू वांट टू explore the overseas market, वहां आपको ये सारे जो चीजें हैं इनसे रिलेटेड और भी, ये तो हमारे पास जो है ना दे आर ऑल इन द ग्लिम्स.
ये तो सिर्फ हमारे ग्लिम्स है कि ये है। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखोगे ना इन रियल, आपको लगेगा मैम ने तो हमें 17 स्टेप बताए थे, यहाँ तो कुछ नहीं है। बट वो एक एक स्टेप करके हमें वो डॉक्यूमेंट्स को जो है लेना पड़ता है। राइट नाउ विद द ईज ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, हमका हमारा सब कुछ जो है, दे आर एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो मेनी ऑफ द जो प्रोसीजर्स हैं दे आर ऑनलाइन, तो उससे काफी हम लोगों को फर्क पड़ गया है। देन ऑल्सो हमारा जो है, मतलब कि कई चीजें जो है, वी आर हैविंग द ईज आउट। सो मे बी टुमारो यू ऑल बिकम एन entrepreneur, वहां इट मे बी यूज फॉर यू। So that is all in this chapter, what we call as international trade. With this, the chapter is complete in all the sense.